गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज है ट्यूसडे, ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्लास 12 में से पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था? क्लास 12 में वेव्स हमने स्टार्ट कर दिया है। वेव का बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक डेफिनेशंस मैंने बता दिया और वेव में इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये मैंने बता दिया है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में ही हमने वेव वेलोसिटी फाइंड करना सीखा था स्ट्रिंग में। एक स्ट्रिंग अगर है जिसका टेंशन टी है, स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन टी है और मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू म्यू का गिवन है, उस स्ट्रिंग में, उस धागे में वेव कितने स्पीड से आगे भागेगा ये हमने कैलकुलेट किया था। तो v का वैल्यू आया था √t डिवाइडेड बाय म्यू। ऐसा हमारे पास एक वेव वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है। अच्छा, अब क्या करेंगे? वो जो वेव वेलोसिटी वाला हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है। मेडिकल में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी, इंटेंसिटी और पावर के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ से हमने इससे पहले वाले क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बस मेरे को इसको प्लग इन कर लेने दो। ये जो मेरा डिवाइस है, ये डिवाइस जब तक प्लग इन नहीं होगा तब तक राइटिंग पॉसिबल नहीं है। ये ठीक है। हाँ, अब करते हैं शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। ये हमारा स्क्रीन आ गया, मैं गायब, स्क्रीन प्रेजेंट। अच्छा, हमने देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह से एक धागा है जिसको हमने एक वॉल पर इस तरह से बांध के रखा है, तो ये जो धागे में जो वेव है, इस धागे में जो वेव है उसे बोलते हैं वेव इन अ स्ट्रिंग। अब वेव इन अ स्ट्रिंग, v जिस वेलोसिटी से आगे भागेगा, वेव वेलोसिटी जिस रेट से डिस्टरबेंस आगे भागता है, इस वेव वेलोसिटी को लिखते हैं √t डिवाइडेड बाय म्यू से। टेंशन और म्यू का जो रेशियो होता है वो वेव वेलोसिटी के इक्वल होता है। अच्छा, इसी पे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसा क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसको गायब करें, इसको इरेज करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? एक वॉल है या एक सीलिंग है इस तरह से, और सीलिंग पे क्या कर रहे हैं, एक धागा बांध के रख रहे हैं। ये जो सीलिंग है, इस सीलिंग से हमने क्या कर दिया, एक ऐसे थ्रेड बांध के रख दिया और इसमें क्या करते हैं, एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं। ये जो थ्रेड है ना, इस थ्रेड में अटैच कर देते हैं एक ब्लॉक। कितने मास का? कोई m मास का ब्लॉक हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। सपोज मास ऑफ दिस ब्लॉक, द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 10 kg। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 10 kg। अच्छा, धागे का लेंथ, यहाँ से यहाँ जो धागे का लेंथ है वो बोला बताया गया है 100 मीटर्स का लेंथ है। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन 100 मीटर्स का लेंथ है। और ये बताया गया है कि म्यू फॉर दिस धागा, म्यू फॉर दिस धागा इज 10 ग्राम पर मीटर। ठीक है, 10 ग्राम पर मीटर। 100, 1 मीटर लेते हैं इसको, ज्यादा नहीं लेते। ये जो वैल्यू है वो कितना है, 1 मीटर का है। अब ये बोला गया कि अगर एक वेव पल्स पॉइंट ए पर, अगर हमने एक वेव पल्स जनरेट किया तो पॉइंट बी पर पहुंचने का जो टाइम होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द, फाइंड द टाइम taken by the wave pulse, taken by the wave pulse to reach point B। कॉल आ रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाइए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच पॉइंट बी। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद होना तो हमने अपने एनएलएम वाले चैप्टर में दो तरह के स्ट्रिंग पढ़े। हमने एनएलएम वाले चैप्टर में दो तरह के स्ट्रिंग पढ़े थे। एक स्ट्रिंग होता था मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग पढ़ते थे जो होता था मासलेस, और एक होता था मास वाला स्ट्रिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता था? अगर मासलेस स्ट्रिंग होता है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू क्या मिलता था, सेम। जो टेंशन यहाँ पर वही टेंशन यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, एंड सो ऑन। किसी भी रैंडम पोजीशन पर टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन मासलेस
अगर मास वाला स्ट्रिंग होता है तो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन्स के वैल्यू क्या होते थे, अलग अलग होते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो रोप है, रोप का मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है 10 ग्राम पर मीटर का है। अगर मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है, इसका मतलब ये जो रोप है वो मास वाला रोप है क्या? अगर मास वाला रोप है तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ए पे जो टेंशन है, पॉइंट बी पे जो टेंशन है, या किसी भी पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट सी पर जो टेंशन होता है, सबके वैल्यूज अलग अलग है क्या? अब अगर सबके वैल्यूज अलग अलग है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू। अब यहाँ पर ये जो टेंशन है, टेंशन क्या है? टेंशन तो वेरिएबल बोलोगे सर, मास वाला रोप है तो टेंशन जो होगा, टेंशन तो वेरिएबल है। अब अगर टेंशन वेरिएबल है तो कौन सा टेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए वाले पॉइंट का, सी वाले पॉइंट का, बी वाले पॉइंट का, या कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? अच्छा, अब ऐसा डाउट क्वेश्चन में आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ऑब्जेक्ट के मास के सामने, ऑब्जेक्ट के मास के सामने मास ऑफ द रोप बहुत ही कम गिवन है। जैसे देखो हम क्या करेंगे, हमने देखो एक्चुअल अगर कोई मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएगा तो एक्चुअल में उसको क्या करना है, टेंशन वेरिएबल है तो टेंशन वेरिएबल है तो वो क्या करेगा, उसको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले भी करा दूंगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप एक अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे ले पाओगे अप्रोक्सीमेशन, वो देखो। देखो पॉइंट ए पर अगर किसी को टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन एट पॉइंट ए, अब टेंशन एट पॉइंट ए जो है टी ए, उसने इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करके रखा है क्या? तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर 10 केजी का है तो उसका जो वेट है वो 100 हो जाएगा। तो ए पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू इज 100 न्यूटन। पॉइंट ए पर टेंशन का वैल्यू जो है वो कितना है, 100 न्यूटन का टेंशन लग रहा है पॉइंट ए पर, ठीक है। अच्छा, अगर बी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना होता तो बी पॉइंट पर जो टेंशन है वो इसके वेट को तो हैंडल कर ही रहा है, साथ ही साथ रोप के वेट को भी हैंडल करेगा क्या? तो टी पॉइंट, बी पॉइंट पर जो टेंशन होता वो 10 प्लस 10 ग्राम। अब पूरा रोप का जो मास है, ये पूरा 1 मीटर का जो रोप हमने लिया, इस पूरे का मास था 10 ग्राम। 10 ग्राम को मैं 0.01 केजी में लिख सकता हूं क्या? 10 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 केजी इंटू 10। अब अगर बी पॉइंट पर आप टेंशन देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.01 इंटू 10, तो 100.1 न्यूटन। ऐसा टेंशन आया क्या? अब ए से बी जाने पर टेंशन चेंज हो रहा है, नो डाउट, नो डाउट टेंशन चेंज हो रहा है, लेकिन कितना वेरिएशन आया, बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन आया क्या? तो इतने माइन्यूट से वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई इंटीग्रेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए पर टेंशन बोलूं तो 100 था, 1 मीटर दूर जाने पर टेंशन जो है वो 0.1 न्यूटन से बढ़ा है, तो बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड में चेंज आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन में टेंशन को 100 मान के सॉल्व कर लेंगे। जो ए पॉइंट पर टेंशन है वही थ्रू आउट द रोप मान के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये म्यू का वैल्यू अच्छा खासा होता है ना तो आप ये इस तरह का अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाते। जैसे यहाँ का टेंशन 100 है और यहाँ पे टेंशन मान लो 120 आ गया, तो आप इस तरह का अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते थे। ये जो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे रखेंगे वो बस इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है पॉइंट बी पर, या जो चेंज इन टेंशन हो रहा है बहुत छोटा है। तो अगर टेंशन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान लिया तो वेव वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेव वेलोसिटी हो जाएगा, टी का वैल्यू है 100, म्यू का वैल्यू है 10 ग्राम। 10 ग्राम को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो v का वैल्यू आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड का। और ये जो वेव पल्स है, वेव पल्स को कितना डिस्टेंस चलना है, डिस्टेंस जो मूव करना है, डिस्टेंस जो मूव करना है वो 1 मीटर का है। और स्पीड का वैल्यू कितना है, स्पीड का वैल्यू जो है वो है 100 मीटर पर सेकेंड का। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 1/100, या हम क्या बोलेंगे 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतने टाइम पर ए पॉइंट पे जो वेव पल्स है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 0.01 सेकंड नहीं होके 0.011 सेकंड हो जाएगा, तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, तुम 0.0001 सेकंड में क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह के आपको देखना है कि डेटा क्या गिवन है, अगर यहाँ पे बी पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गया होता तब इस तरह के अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन में कराता हूं जिसमें अच्छा खासा टेंशन में चेंज आ जाता है। मान लीजिए, मानिए ना,
मान लीजिए, मानिए ना, मान क्यों नहीं रहे? हाँ, ये इस तरह का एक रोप है, ठीक है। ये बोला गया कि रोप का जो लेंथ है वो एल का है, और यहां पर अटैच कर देते हैं एक ब्लॉक स्मॉल एम मास का, ठीक है। रोप जो है वो एल लेंथ का है, और इसका मास कितना है? स्मॉल एम। रोप का मास भी है एम, और ये जो ब्लॉक मैंने अटैच किया उसका भी मास कितना है? एम। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर एक वेव पल्स जनरेट कराया जाए तो ये बी पॉइंट पर कितने देर में पहुंचेगा, ये अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई साहब। अब यहां पर अगर देखोगे तो टेंशन अगर मैं पॉइंट ए पर लिखूं, तो पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो इस ब्लॉक के वेट को हैंडल कर रहा है, तो पॉइंट ए का जो टेंशन है वो mg के बराबर है। बी पॉइंट पर अगर आप टेंशन देखोगे तो इस ब्लॉक के वेट को और इस रोप के वेट को, दोनों के वेट को बी पॉइंट का टेंशन हैंडल कर रहा है क्या? तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना है? 2 टाइम्स ऑफ mg। अब अगर आप ए से बी जाने पर देखोगे तो टेंशन जो है वो डबल हो गया। अब अगर टेंशन डबल हो गया, इसका मतलब हम जो पहले जो अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे अब वो इस बार नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि टेंशन में चेंज अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अगर टेंशन में ऐसा चेंज आ रहा है, टेंशन वैरी कर रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर इसमें टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फिर आगे देखेंगे कि क्या हमारे पास होगा, क्योंकि टेंशन जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। आप रोप में जैसे जैसे मूव करते जाओगे टेंशन का वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया बीच में कहीं पर, पॉइंट सी, मेरे को पॉइंट सी का टेंशन लिखना है। अब अगर आपको एनएलएम थोड़ा बहुत भी याद है, तो इस पूरे सिस्टम का, ये जो पूरे में जिसको मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम का जो वेट होगा उसको सी पॉइंट के टेंशन ने बैलेंस करके रखा होगा क्या? जो सी पॉइंट पर टेंशन होगा उसी ने पूरे वेट को बैलेंस करके रखा है। अब ध्यान से देखिए मैं टेंशन कैसे लिखूंगा। टेंशन एट पॉइंट सी, इसके वेट को तो बैलेंस करना ही है, जो ब्लॉक है उसके वेट को बैलेंस करना है। अच्छा, लेकिन रोप का सिर्फ एक्स लेंथ का वेट मेरे को चाहिए क्या? अब रोप का अगर मेरे को पता है कि रोप का टोटल मास था m, जो l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, अगर मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये c पॉइंट का टेंशन होगा क्या? इस तरह से मैं c पॉइंट पर, मैंने एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ब्लॉक से x डिस्टेंस पर, और वहां का मैंने टेंशन लिख दिया, तो सी पॉइंट पर जो टेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? m प्लस एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। बिल्कुल सर जी। अब अगर मुझे सी पॉइंट पे टेंशन मिल गया तो एग्जैक्टली सी पॉइंट पर वेव वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करूं एट पॉइंट सी, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता था? टेंशन एट पॉइंट सी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ म्यू, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। तो सी पॉइंट पर जो वेव का वेलोसिटी होगा, हमने टेंशन का वैल्यू देखा है, टेंशन कितना आ रहा है? m कॉमन बाहर है, g के साथ बाहर निकाल दो, यहाँ पे हो जाएगा l प्लस एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास क्या हो गया? टेंशन का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, म्यू का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मास से ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो सी पॉइंट पर जो वेव वेलोसिटी आया, पॉइंट सी पर जो वेव वेलोसिटी आ रहा है वो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है √g एल प्लस एक्स। अच्छा, ये जो वेव वेलोसिटी आया है वो x का फंक्शन है क्या? मतलब मैं पॉइंट ए से जितने दूर पर x जाऊंगा इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी और x का रिलेशन गिवन, तो अगर वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या?
अब सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस से वेलोसिटी को डिवाइड कर देते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। लेकिन सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है? टेंशन कांस्टेंट नहीं है। टेंशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन होता है v dv अपॉन dx। जब भी x के अकॉर्डिंग, जब भी x के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं v dv अपॉन dx। अब अगर v और x में ये रिलेशन है, अगर v और x में ये रिलेशन है, मैं अगर dv अपॉन dx कैलकुलेट करूं, अगर मैं dv अपॉन dx कैलकुलेट करूं तो रूट वाले टर्म का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 रूट ओवर जी एल प्लस एक्स, ये पहला टर्म लिखेंगे, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। g इंटू एल तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, g इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g। आई होप आपको चेन रूल अभी भी याद हो, नहीं याद है तो नहीं याद है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मजे जाके पार्टी बनाएंगे और क्या करेंगे नहीं याद है तो? अब पढ़ाई के लिए जिंदगी थोड़ी खराब कर देंगे अपनी। dv अपॉन dx इज g अपॉन 2 रूट ओवर g l प्लस x, ऐसा लिख देंगे। अब यहां से अगर मेरे को dv अपॉन dx का वैल्यू मिल गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन के वैल्यू में लिखेंगे v। v का मतलब है रूट ओवर ऑफ g l प्लस x, तो इसके प्लेस में रख दो रूट ऑफ g l प्लस x, ये v का वैल्यू रख दिया। dv अपॉन dx कितना आया है? dv अपॉन dx आया है g अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ g l प्लस x। ये वाले टर्म को इस वाले टर्म से कैंसिल आउट कर दो, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहां पर ये जो वेव का वेलोसिटी था वो वेरिएबल है, लेकिन जो वेव वेलोसिटी का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्या? g/2। अच्छा, अब हमने एक चीज सीखा है भाई साहब, क्या सीखा है सर जी? जब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब अगर मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s पता है क्या सर? बिल्कुल। कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाना है? l लेंथ ऊपर जाना है, l रख देंगे। u पता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? बिल्कुल पता है भाई साहब। देखो यहां पर a पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वही तो इनिशियल वेलोसिटी है ना। a पॉइंट पर x का वैल्यू 0 हो गया क्या? अगर मेरे को जानना है वेलोसिटी एट पॉइंट a, तो a पॉइंट पर x के प्लेस में 0 रख देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा क्या? तो a पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो रूट ओवर ऑफ gl आ गया ना, तो यहां पे रख दीजिए रूट ओवर ऑफ g इंटू एल इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन के प्लेस में g डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम का। मेरे घर में बहुत छिपकलियां हैं, पता नहीं किससे मिलने आती हैं ये लोग। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा हो जाएगा क्या? 4l इक्वल्स टू 4 रूट ओवर जी एल प्लस जी टी स्क्वायर। एक टीवी है यहाँ पे, तो ये मेरे पास टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या? अब बहुत लोग चाहते हैं कि सर आप ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी दे दो, लेकिन मैं नहीं सॉल्व करके दूंगा, बहुत ही खराब टीचर हूं मैं, ये मैं सॉल्व करके नहीं देने वाला, ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको अगर नहीं सॉल्व करना आता है, अगर किसी को नहीं सॉल्व करना आता है तो वो छोड़ देगा, बोलेगा कि ये मेरे लेवल का नहीं है, ये बच्चों की चीज़ है, हम नहीं करते ये सब काम, हम कुछ अलग करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे पान की घुमटी, ठीक है, हम लगाएंगे पान की दुकान, और पान की दुकान में हम मस्त वाला बेचेंगे पान, मीठा पान कट्ठा लगा के। ये हमारे पास टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऑनलाइन पान दुकान खोल लो भाई, घर घर जाके ऑनलाइन पान पहुंचाना लोगों को। तो ये मेरे पास एक सेक्शन था, ये कौन सा सेक्शन था? वेव वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कुछ डेरिवेशंस भी कराऊंगा यहाँ पर फिर से। अगर आप सिर्फ मेंस और सिर्फ मेडिकल के बारे में सोचते हो तो डेरिवेशंस के पीछे मत भागना।
आप क्या करना, सिर्फ जो एंड रिजल्ट आएंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा, याद कर लेना। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मेरे को तो फिजिक्स जानना है, तो आप क्या करना, डेरिवेशन भी जान सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा पॉज करते हैं, फिर नए से स्टार्ट करते हैं। अब एक ऐसा सेक्शन पे बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल वेव में भी इंपॉर्टेंट है वो, साउंड वेव में भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके लाइट के वेव में भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन टॉपिक है जो 3 तरह के चैप्टर्स में आपको मिलेगा, एकदम ध्यान से सुनना है। डेरिवेशन आएंगे कुछ कुछ डेरिवेशन, अगर आपकी मर्जी है तो डेरिवेशन जानना, नहीं आपको लगता है कि डेरिवेशन जानने का मेरे को मन नहीं है तो छोड़ देना, सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, मेंस के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए डेरिवेशंस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। एक टॉपिक है एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से ही, इस अकेले टॉपिक से ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, अच्छा। अब हम डिराइव करेंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए, लेकिन ये जनरल वैलिड होगा सभी तरह के वेव के लिए। अब तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी। पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। अब हमने अभी तक क्या देखा था, हमने अभी तक देखा है कि जो वेव है, वेव है वो एक्चुअल में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स एट वन टाइम, ऐसा बोल सकते हैं क्या। जो वेव है वो एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स है, जो इसको एक साथ हम क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब एसएचएम में अगर मैं एनर्जी के बारे में बताऊं, एसएचएम में जब हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, total energy of an oscillating particle is always constant, is always कांस्टेंट। ये हमने देखा था कि जो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है उसका टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होता था वो क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, और v का वैल्यू होता था ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप x का वैल्यू मीन पोजीशन से, अगर आप x का वैल्यू चेंज करोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जाता था। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन था, या आप इसको टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते थे, जैसे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आता था, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो v का वैल्यू आता था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये v का वैल्यू आता था। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी या तो x का फंक्शन हो सकता था, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम का फंक्शन हो सकता था। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x का फंक्शन हो सकता था, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम का फंक्शन हो सकता था। और हमने एक बात क्या देखा था कि टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। अच्छा, ये तभी वैलिड हो पाता था जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, तभी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रह पाता। तो हमने एसएचएम पे एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था और ये सारी बातें देखी थी। अब वेव भी, आप बोलोगे सर वेव भी तो इनफिनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स एक साथ है, तो वेव में भी वैसा ही कोई डिस्कशन कर लेते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये गलत सोचना है। अब ये गलत सोचना क्यों है, क्योंकि एसएचएम में सिर्फ एक पार्टिकल होता था जो टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा होता था, उसको बाहर के किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एसएचएम में जो पार्टिकल ऑसिलेशन करता है उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही एनर्जी को कभी काइनेटिक के फॉर्म में कभी पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है और ऊपर नीचे वो घूमता रहता है। लेकिन जब आप एक वेव के बारे में बात करोगे ना, जब आप एक वेव के बारे में बात करोगे तो किसी भी पार्टिकल, मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पहले भी एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के बाद भी एक पार्टिकल है, मतलब ये जो पार्टिकल का मोशन है, ये जो पार्टिकल का मोशन है वो इस पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है क्या। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है जिसके बारे में बात कर रहा हूं,
ये इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है क्या? तो वेव में और एसएचएम में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे अभी तक हमने वेव को एसएचएम बना के ही पढ़ा था, हमने अभी तक जब भी हम वेव्स बोलते थे तो जो भी कैलकुलेट करना एसएचएम जैसा मान लेते थे और कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन एनर्जी में वेव और एसएचएम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहां पर ऐसा मान लो कि wave of energy of any particle in a wave energy of any particle in a wave is not constant as we know in a wave energy has to be transferred from one particle to another अब अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है, अगर मान लो ये जो मेरा पार्टिकल है इसको एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो इसका एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकता। एनर्जी कांस्टेंट इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि जो भी इससे पहले वाले पार्टिकल से इसको एनर्जी मिलेगा, इसको क्या करना है, वो एनर्जी को आगे भी भेजना है। तो वेव और एसएचएम में ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि एसएचएम में जो पार्टिकल्स होते थे वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते थे, तो उनका एनर्जी उनके खुद के पास रहता था और वो ऊपर नीचे जब कंटिन्यू करते थे तो उनका कभी काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता रहता था। लेकिन सिंस वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से भी जुड़े हुए हैं, तो किसी भी पार्टिकल का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहता। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और वेव में हम जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि वेव, जब भी मैं वेव के बारे में बात करूं तो बाकी सारा डिस्कशन एसएचएम के जैसा रखना है, लेकिन जब मैं एनर्जी का डिस्कशन रखूंगा तो एनर्जी, एसएचएम की एनर्जी और वेव के केस की एनर्जी की बातें अलग अलग हो जाती है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, ये तो मैंने एक रफ आपके पास एक आइडिया रखा, हम इस एनर्जी का क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। ये जो एनर्जी वाला टर्म है इसका डेरिवेशन निकालेंगे। अब फिर से मैं डेरिवेशन करा जरूर दूंगा, लेकिन डेरिवेशन आपके स्कूल कॉलेज के सिलेबस में नहीं है। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। डेरिवेशन आपको फील दिलाएगा कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए डेरिवेशन कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो नहीं जानना है सर, मेरे को तो मेंस का एग्जाम देना है, मेरे को मेडिकल का एग्जाम देना है, मेरे को एमएचसीटी का एग्जाम देना है, तो आप डेरिवेशन स्किप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बता दिया कि जो वेव है, वेव में का हर एक पार्टिकल का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट होता तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाता। अब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन एकदम ध्यान से देखना है, अगर आप देख रहे हैं तो, और नहीं ध्यान से देख रहे हैं तो स्किप करके तो आप आगे जा सकते हैं। हमने क्या बोला था, हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग से ही, लेकिन उसको जनरलाइज कर लेंगे बाद में। एक ऐसा धागा है, ठीक है, इसको वॉल से ऐसे बांध के रखा हमने, और इस धागे में एक वेव पल्स जनरेट करा दिया। इस तरह से एक वेव पल्स जनरेट करा दिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो धागा है ऐसा मान लेते हैं कि थ्रेड में टेंशन इन द थ्रेड में जो टेंशन है उसका वैल्यू है T। ठीक है, और क्या मान लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना है, म्यू। मतलब ये जो थ्रेड है, थ्रेड का मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना है, म्यू। मतलब वेव वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी को √T डिवाइडेड बाय म्यू लिख सकते हैं, या v स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, T डिवाइडेड बाय म्यू। या आप ऐसा समझ लो, टेंशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू v स्क्वायर। ये सब हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया।
टेंशन को म्यू वी स्क्वायर के जैसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन का वैल्यू है म्यू वी स्क्वायर, ये मैं कहीं यूज करूंगा तो मैं लिख देता हूँ इसको, म्यू वी स्क्वायर हमारे पास टेंशन का वैल्यू है। मान लो मैं सोर्स से x डिस्टेंस जाने पर, सोर्स से x डिस्टेंस जाने पर एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं dx लेंथ का। अब ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है वो अभी यहां पर नहीं है, वो क्या हो गया, वो ऊपर चला गया। वो जो एलिमेंट था जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो कहाँ है, ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, ये dx लेंथ का एलिमेंट था जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था। अब ये dx लेंथ का एलिमेंट यहाँ नहीं है, वो कहाँ चला गया, कहीं ऊपर चला गया। ऑसिलेट कर रहा है भाई साहब, तो ऊपर नीचे कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये जो मेरे पास एलिमेंट है, जब ये ऊपर गया इसका लेंथ एक्सटेंड हो गया क्या? आप ध्यान से देखो, पहले इसका लेंथ इतना था, जब ये ऊपर गया तो इसका जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो गया क्या? अब एक्चुअल में जब वेव पल्स बनते हैं ना धागे में जब वेव पल्स बनते हैं तो जो टेंशन होता है धागे में वो क्या करता है, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। अब अगर मैं ये जो धागा का सेक्शन था इसको अगर मैं अलग से बना दूं, ऐसे ये जो धागे का सेक्शन था इसको अगर मैं अलग से बना दूं तो यहां पर दो टेंशन है, एक टेंशन इसको इधर खींच रहा है, एक टेंशन इसको इधर खींच रहा है। अब ये जो टेंशन जो इसको ऊपर नीचे खींच रहा है ना, उसी ने इसके लेंथ को क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया। अब आपने पढ़ा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को जब चेंज करते हैं तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी डी कैलकुलेट करने के लिए हमें डी डब्ल्यू वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एजेंट का। एक्सटर्नल एजेंट ने सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो भी वर्क डन किया होता वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं देखना ध्यान से डी डब्ल्यू कैसे लिखूंगा। अब एक्सटर्नल एजेंट कौन है, ये जो टेंशन है उसी ने तो स्ट्रेच किया ना धागे को। ये जो धागा जो स्ट्रेच हुआ है, कोई बाहर से तो धागे को खींच नहीं रहा, यहाँ पे धागे में जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसी ने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। तो मैं डी डब्ल्यू के प्लेस में क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू का मतलब हो गया डी डब्ल्यू इज वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन in stretching the string, work done by tension in stretching the string। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन लगेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन लगेगा टेंशन का, उसी को हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया उसका लेंथ कितना था, dx का। ठीक है, अब जब ये ऊपर चला गया तो कुछ तो y डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा मीन पोजीशन से। आप ये मान लो कि y से ये जब ऊपर गया तो कितना लेंथ है, dx लेंथ कुछ ऊपर चला गया, ये लेंथ y से ऊपर चला गया, कितना लेंथ, dy लेंथ y से ऊपर चला गया। और ये तो dx हमने माना ही है, यहां से यहां तक dx तो हमने माना ही है ना। अच्छा, जो नया लेंथ है ना उसको मैं लिख देता हूं dl, और ये जो नया लेंथ है dl वो एक्चुअल में रूट ओवर ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर है क्या। सर ये कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आया सर। देखो पहले जो लेंथ था पहले जो धागे का लेंथ है वो कितना था, dx लेंथ का। अब जब ये ऊपर चला गया तो वो स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच होने के बाद उसका जो नया लेंथ है उसको मैंने मान लिया dl। अब ये जो नया लेंथ dl है, इस dl को मैं क्या लिख रहा हूं, इस ट्राइंगल को देखते हुए मैंने लिख दिया dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। अब y डिस्टेंस ऊपर जाके जो हल्का सा इलोंगेशन हुआ था उसको dy लिख दिया, और ये लेंथ तो dx था ही। अच्छा, अब अगर टेंशन का वर्क डन कैलकुलेट करूं, अगर मैं टेंशन का वर्क डन कैलकुलेट करूं तो T टाइम्स ऑफ टेंशन, ये टेंशन ने क्या किया, टेंशन ने इसके लेंथ को इलोंगेट करा दिया। कितना इलोंगेशन करा दिया, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इतना इलोंगेशन हुआ है क्या। टेंशन फोर्स का वर्क डन अगर देखोगे तो T टाइम्स ऑफ DL माइनस DX होगा। अच्छा, तो DW का वैल्यू हो जाएगा T, DL के प्लेस में क्या लिख देंगे, DL के प्लेस में लिख देते हैं, अभी जो वैल्यू देखा था, वैल्यू क्या था, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dx। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाना है तो क्या करते हैं ना, dx कॉमन बाहर निकाल लेते हैं।
अब बोलोगे सर इसमें तो dx था नहीं, देखो इसमें से dx बाहर निकालोगे तो इधर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर 1 बच रहा है, इसमें dx स्क्वायर था नहीं, इसमें dx स्क्वायर था नहीं, तो dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई dx स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, देखो मेरे को चाहिए dx बाहर निकालना, तो dx बाहर, यहां से जब dx स्क्वायर बाहर निकालोगे तब तो रूट के बाहर dx बन के आएगा, तो इधर चला गया dx स्क्वायर, तो यहाँ बच रहा है 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने आपको सिखाया, स्क्रीन पॉज करेंगे और ये लिखते चले जाएंगे, मैंने आपको सिखाया है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये dy dx से सबके वैल्यूज कितने हैं, बहुत छोटे हैं सर, 1 के सामने dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब अगर 1 के सामने dy अपॉन dx का वैल्यू बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो t टाइम्स ऑफ dx 1 प्लस हाफ dy अपॉन dx होल स्क्वायर, dy अपॉन dx होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, सॉरी सॉरी अभी 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 मिस्टेक हो जाता, सॉरी 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 अभी मिस्टेक हो जाता, माइनस माइनस, ये -1, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो dw का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, t dx बाई 2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल सर जी। dw के प्लेस में, अब देखो डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है, नो डाउट, अनडाउटेडली डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है, इसलिए सिलेबस में नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो याद रखना, नहीं तो आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर dw के प्लेस में रख दो du अपॉन dx जो है वो आ जाएगा t डिवाइडेड बाई 2, dy अपॉन dx कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो अभी कैलकुलेट करके देते हैं, अभी करके देता हूँ dy अपॉन dx का वैल्यू। हमने इक्वेशन, ये जो पूरा वेव था, वेव का जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे, x कॉमा t a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो लिखते थे ना। यहाँ पे dy अपॉन dx कैलकुलेट करो, जब यहाँ पे dy अपॉन dx कैलकुलेट करोगे तो dy अपॉन dx टाइम को कांस्टेंट मान के, इस इंस्टेंट पे टाइम को मैंने रोक दिया है तभी तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx अगर कैलकुलेट करेंगे इस इंस्टेंट पर तो ये हो जाएगा a, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स में यहाँ पे हो जाएगा माइनस के। अब इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पे पुट करोगे तो du अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, du अपॉन dx का वैल्यू आ रहा है t डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो a स्क्वायर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं क्या। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल एनर्जी, हर dx, हर छोटे छोटे dx एलिमेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखो, वो टाइम और x दोनों का फंक्शन है, टाइम चेंज करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, x चेंज करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। इसी पोटेंशियल एनर्जी को आप एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अभी हमने देखा था टेंशन का वैल्यू म्यू वी स्क्वायर आया था, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं ऐसा। और एक रिलेशन है भाई साहब, बोले सर इतना रिलेशन, इतना रिलेशन, कुछ भी करते जा रहे हो सर अपने मर्जी से, डेरिवेशन मुश्किल है भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। du अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा म्यू। अच्छा, अगर आपको याद हो तो वेव वेलोसिटी क्या होता था, टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, ऐसा ही लिखते थे ना। तो के स्क्वायर वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, तो लिख दो ना, म्यू ओमेगा स्क्वायर, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये रिलेशन आपको रखना है याद, जब भी मैं जो भी लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में वो कर लेना होता है याद। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आ रहा है म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम कैलकुलेट, ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, डी के लिख दो, डी के ई, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ डीएम,
ये जो छोटा सा एलिमेंट है dm, इसका मास इनटू इसके स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी का स्क्वायर लिखेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ dm के प्लेस में म्यू टाइम्स ऑफ dx लिख सकते हैं ना, मास इनटू लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इनटू पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x, t जो है वो है a sin ओमेगा t माइनस kx, y x, t जो है वो है a sin ओमेगा t माइनस kx। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तभी तो पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगा ना, तो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा a, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos ओमेगा t माइनस kx। अब जो भी वैल्यू आया है उन सारे वैल्यूज को साक्षात अपने इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी डीकेई का वैल्यू हो जाएगा हाफ म्यू, ये dx को ना नीचे लाके डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी पर यूनिट लेंथ ही फाइंड किया है, और पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी आ गया। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखो, अब तुम जब दोनों को देखोगे ना बोलोगे ई क्या हो गया, ये तो दोनों सेम आ गया, ये तो गजबे हो गए, तो दोनों सेम आ गया। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो बोलोगे ई का हो गया सर, ये तो दोनों सेम आ गया, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वही वैल्यू आ रहा है, ये तो गजबे हो गया सर यहाँ पे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेव में और एसएचएम में यही डिफरेंस है। वेव हमने एसएचएम में पढ़ा था कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, हमने ऐसा पढ़ा था ना। वेव में क्या चलता है, वेव में होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। अब बोलोगे सर हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है, देखो मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखा दिया है, मैं आपको ना यहां से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है या जो मैंने वेव यहाँ पे बनाया है उससे भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे, सपोज इस वाले पॉइंट पर यहां पर देखो एक्चुअल धागा ये है, ये मेरे पास एक्चुअल धागा है, एक्चुअल धागा को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, देखो एक्चुअल धागे का लेंथ इतना था, लेकिन जब वो वेव में गया, जब वो वेव बन गया वहां पर, तो वेव बनने के बाद धागे का लेंथ इतना हो गया कि अरे कलर चेंज क्यों नहीं होता यार, वेव बनने के बाद धागे का लेंथ इतना हो गया क्या, एक्चुअल धागे का लेंथ इतना ही था, लेकिन वेव बनने के बाद ये इसका लेंथ अच्छा खासा एक्सटेंड हो गया ना। अच्छा फिर जब और ये जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तब पार्टिकल, अब एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जब वो मीन पोजीशन पर होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्या, बिल्कुल। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम दिख रहा है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ है यहाँ पर। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पर मीन पोजीशन पर है। अच्छा ये वाला पार्ट देखो, यहां पर देखोगे तो जितने लेंथ का ये अप्रोक्सीमेटली भी वही लेंथ का ये भी लग रहा है क्या, मतलब एक्सटेंशन ना के बराबर है, एक्सटेंशन ना के बराबर है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो भी ना के बराबर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर और एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल का स्पीड हो जाता है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया क्या। तो बात आपको समझ में आ रही है ना। वेव के केस में क्या होता है, सिंस धागा स्ट्रेच करता है तो धागे के स्ट्रेच करने के कारण जिस इंस्टेंट पर स्ट्रेचिंग मैक्सिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और सिंस वो मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन पर हो रहा है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये है, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर इतना जो मैंने डेरिवेशन कराया था वो बस ये सिखाने के लिए कराया है कि इन अ वेव kinetic and when kinetic energy is maximum, when kinetic energy is maximum, then potential energy is also maximum. When kinetic energy is maximum, then potential energy is maximum. This is different
from a particle executing SHM, from a particle executing SHM. This is different from a particle executing SHM. अब ये डिफरेंस आपको याद रखना है. अच्छा भाई, अब अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, टोटल एनर्जी जो होता है डीई, वो हो जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ. अब दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो ऐड करने पे ट्वाइस हो जाएगा क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है सम करने पर कितना आ जाएगा? डीई अपॉन डीएक्स का वैल्यू हो जाएगा हाफ. अगर मैंने सम किया मतलब ये हाफ वाला टर्म गायब कर दो, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, मतलब अब ये जो एनर्जी आया है वो टाइम और एक्स का फंक्शन है क्या? इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी. इंस्टेंटेनियस एनर्जी, किसी भी टाइम पर किसी भी एक्स वाले पार्टिकल का एनर्जी इंस्टेंटेनियस एनर्जी. या आप तो ऐसा याद रखो, किसी भी टाइम पर किसी भी एक्स सेपरेशन वाले पार्टिकल की एनर्जी. ठीक है, अब टाइम भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है. ठीक है, एक्स भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस एनर्जी के बारे में बात नहीं करते. क्यों? क्योंकि एक्स भी चेंज हो रहा है सर, टाइम भी चेंज हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो रहा होगा. तो बेसिकली हमें बोला जाता है कि ठीक है भाई साहब, अगर एनर्जी चेंज कर रहा है तो आप क्या करो? एवरेज एनर्जी बता दो. अब एवरेज एनर्जी का मतलब होता है, या पहले इसमें ना पावर और बताना पड़ेगा. एवरेज एनर्जी नहीं बताते, एवरेज पावर बताते हैं. पावर का डेफिनेशन जानते हैं क्या? ये तो मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गया ना. पावर को क्या लिखते हैं? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है क्या? बिल्कुल सर. अगर मेरे को पावर जानना है, ये मेरे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एनर्जी है. मैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी से इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करूं. तुम डेरिवेशन के बारे में मत सोचना, बस तुमको इक्वेशंस याद रखने हैं. तो डीई अपॉन डीटी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? पावर जो है वो डीई अपॉन डीटी, dx से कर दो मल्टीप्लाई, dx से कर दो डिवाइड. अब ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि मेरे पास de अपॉन dx का वैल्यू पता है, और dx अपॉन dt जिस रेट से dx चेंज होगा वो क्या है? वेव वेलोसिटी है क्या? तो पावर इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आ रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आ रहा है डी अपॉन डी एक्स के प्लेस में ये वैल्यू रख दो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. डी अपॉन डी एक्स हो गया, और dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आ रहा है? dx अपॉन dt का वैल्यू होता है स्पीड, तो यहाँ पे एक v मल्टीप्लाई कर दो. तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो इक्वेशन है वो होता है म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये इंस्टेंटेनियस पावर का डेरिवेशन है. ठीक है, इतना पूरा डेरिवेशन किया गया था इस इक्वेशन को लाने के लिए. और ये भी इंस्टेंटेनियस पावर से ज्यादा हम बात करेंगे पी एवरेज की. हम बोलेंगे, अब ये इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर वो समय और टाइम का फंक्शन है, एक्स और टाइम का फंक्शन है. इसलिए हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर का एवरेज, कि किसी भी सेक्शन को किसी भी टाइम पर कितना एनर्जी मिलेगा. अब अगर आप मैथ्स अगर आप जानते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ. बाकी म्यू वी ए ओमेगा स्क्वायर ये सब तो कांस्टेंट है. तो एवरेज किसका होगा? सिर्फ इस वाले टर्म का एवरेज होगा. आप कहीं पर लिख लेना, एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, तो एवरेज पावर का वैल्यू है म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2. याद करने वाली बात ये है, इसी ओमेगा को एक्सपैंड करके भी ऐसा लिख देते हैं, एवरेज पावर इज म्यू वी ए स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 गायब, सब हटा देना.
दुनिया को हटा देना, सब हटा देना, बस ये याद रखना। एवरेज पावर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिंपल वेव में, साउंड वेव में, लाइट वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हर जगह क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। म्यू वी ए स्क्वायर, 2 इधर भेज दो, पाई इधर भेज दो, एफ स्क्वायर इधर भेज दो। बाकी पूरी दुनिया भूल जानी चाहिए, अगर कुछ भी ना याद रहे बस इतना जरूर याद रखना। मतलब ये पूरा एनर्जी का जो सेक्शन तुम्हें अभी सिखाया ना, उसमें दो बातें बहुत कड़क है जानने वाली। एक तो ये जो इक्वेशन अभी डिराइव करके लाया, P इक्वल्स टू 2 म्यू वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एस स्क्वायर, और दूसरा ये बात एसएचएम और वेव में एनर्जी से कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, भारी भरकम डेरिवेशन हो गया, मेरी भी हालत खराब हुई है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।